चलिए, थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताया करो यार, नहीं तो आप लोग बताते नहीं हो कि कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो, लाइक करो मत करो आपकी इच्छा भैया, जैसा आपको लगे आपकी श्रद्धा है, बट कमेंट में बताया जरूर करो कि कैसा लगा आपको लेक्चर। तो यहाँ से कोई सी 6 चुननी थी आपको, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो पहले कुल तरीकों पर ध्यान दो। तो 20 चीज़ें हैं, उनमें से आपको 6 सेलेक्ट करनी है। क्या कभी ए से बड़ा हो सकता है क्या? मैं बराबर और छोटे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बड़े की पूछ रहा हूँ। क्या ए इंटरसेक्शन बी कभी भी ए से बड़ा हो सकता है? नहीं। इससे पहले कि मैं आगे के क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा सर, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार काम आएंगे आपके। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल? तो देखो यार, पिछला जो लेक्चर था काफ़ी शानदार रहा। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें उसमें से क्लियर हो गई थी। ठीक है, इसका 1 शॉट लेक्चर जो था उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मैं इसकी बात करता हूँ। आज हम देखेंगे 14.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम पहले कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 21 जो रहते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े टेढ़े हैं और बच्चों को लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा उन्हें एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से कराऊंगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल चीज़ों से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, जो भी ये लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं या इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे, है ना, धीरे धीरे जब भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाया करो और वहाँ पर हिंदी मीडियम आर्मी सर्च करोगे तो जितनी भी क्लासेस हुई रहेंगी, जिस भी दिन आप सर्च कर रहे हो तब तक, वो सारी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर का भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो 1 शॉट लेक्चर था इस चैप्टर का वो जरूर देख लेना, उसमें सारा बिल्कुल बेसिक मैंने आपका क्लियर कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट और NCERT के एग्जाम्पल्स भी हैं उसमें बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छया चुनता है, और यदि ये चुनी गई संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत सकता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है? इसको ऐसे समझो कि भाई टोटल 20 पर्चियां आपके सामने पड़ी हो, मान लो आप वो लॉटरी खेल रहे हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि भाई इनमें से कोई भी 6 पर्चियां उठाओ, और हमने पहले से 6 नंबर फिक्स कर रखे हैं। अगर हमने जो नंबर फिक्स कर रखे हैं आपकी पर्चियों में भी वही नंबर आते हैं, पहली पर्ची में, दूसरी पर्ची में, तीसरी पर्ची में, चौथी, है ना, ऐसे हमने 6 पर्चियां चुनी, 6 पर्चियों को खोला गया, जो नंबर आए वो वही नंबर है जो हमने पहले से निर्धारित किए हुए हैं, तो आप लॉटरी जीत जाओगे। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने संख्या ऐसे लगाई थी 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से 3 और आगे, है ना, और आपने उल्टा कर दिया, भाई 3 पहले निकाला फिर पहले दूसरी पर्ची में 2 निकाला, ऑर्डर से मैटर नहीं है, बस वही 6 नंबर इन पर्चियों में निकलने चाहिए जो वहाँ पे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आप बताओ कि भाई जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे, है ना, चांस का माप यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो आप सिंपली बोलोगे कि सर देखो, प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पर अपने पास हमें ये पता लग जाए कि जो भी चीज़ की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, और डिवाइड बाई कुल कितने टोटल, है ना, संभावनाएं हो सकती हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं। तो मैं कहूँगा देखो भाई, यहाँ पर 20 में से 6 संख्याएं चुनने के जितने भी तरीके होंगे, वही टोटल परिणामों की संख्या हो जाएगी, जितने भी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है, मतलब ये हुआ सर आपका कहने का कि देखो अगर हमारे पास टोटल 20 संख्याएं हैं तो 20 में से 6 संख्याओं को चुनने के लिए कितने तरीके होंगे, 20C6, है ना, यही हुआ। 20C6 वो सारे तरीके हैं जिनसे आप 6 संख्याएं चुन सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया? कहने का मतलब है देखो भाई, मान लो किसी पर्ची पे 1 लिखा है, किसी पर्ची पे 2 लिखा है, किसी पर्ची पे 3 लिखा है, इस तरह से करते 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 20 तक नंबर लिखे हैं। आपको इन 20 में से कोई सी 6 चुननी है। अब मैं 6 हिंदी में ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा तो आप सोचोगे जो यहाँ पे 6 आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ से कोई सी 6 चुननी थी आपको, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो पहले कुल तरीकों पर ध्यान दो। तो 20 चीज़ें हैं, उनमें से आपको 6 सेलेक्ट करनी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम C लगाते हैं, अगर ऑर्डर मैटर करता, क्रम उनका मैटर करता तो हम P लगाते हैं, यानी कि तब वहाँ में परम्यूटेशन लगता, 20P6 लगता तब, बट यहाँ तो ऑर्डर मैटर नहीं करता तो 20C6। ये तो कुल तरीके हो गए। ठीक है सर, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कहूँगा कि देखो भाई, जो समिति ने निर्धारित कर रखा है वो तो 6 का कोई एक ही कॉम्बिनेशन है, इतने सारे 6 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने सारे तरीकों से 6 चुना जा सकता है। ठीक है, टोटल, लेकिन उनमें से कोई एक ही कॉम्बिनेशन है जो आपको जिताएगा। भाई कोई एक ही 6 का, है ना, ग्रुप है 6 संख्याओं का जो आपको जिताएगा, यानी कि जीतने के लिए आपके फेवर में अनुकूल कितना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जीतने, है ना, जीतने के अनुकूल, है ना, जीतने के अनुकूल
ठीक है, जीतने के कुल अनुकूल चुनाव, मतलब जो भी चुनता है 6 संख्याओं का, उन सभी चुनाव में से, इतने सारे सभी चुनाव हुए है ना, जीतने के अनुकूल कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि ऐसे 6 का ग्रुप को हम एक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता, ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई प्रोबेबिलिटी कि वो जीत जाता है, जीत की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, जीत की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल परिणाम, क्या होगी, अनुकूल परिणाम, ध्यान से देखो, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम, यही होगा, डिवाइड बाई कुल परिणाम, जब, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से हम बोलेंगे, देखो भैया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जीतने के अनुकूल तो 6 का कोई एक ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन 20 में से 6 के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, वो था 20C6। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो अब आपका काम क्या है सर, अब आपका काम है सिर्फ एक चीज़ अच्छे से कैलकुलेट करना, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, एक चीज़ अच्छे से कैलकुलेट करना है ना, ये वो क्या है, वो है 20C6 क्या होता है ना। तो 20C6 क्या होता है, इसके लिए आपको NCR वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 में से 6 गया, यानी कि 14 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो इसको अगर खोलोगे तो हो जाएगा 20 गुणा में 19 गुणा में 18 गुणा में 17 गुणा में 16 गुणा में 15 गुणा में 14 फैक्टोरियल का नीचे था, कट गया होगा, डिवाइड बाई कितना है 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फिर 2 फिर 1, है ना, 1 लिखो मत लिखो। इन सभी को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 29,760। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में, ऊपर तो 1 है, 20C6 कितना हो गया, 38,760। तो ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये था प्रश्न संख्या 11, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे चलने की, है ना, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको सब आसान लगेंगे, बस आप देखते जाओ, है ना। अभी मैं आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वो अच्छे से समझ लेना, फिर आगे वाले क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसान लगेंगे आपको। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं PA और PB युक्ति संगत यानी कि कंसिस्टेंटली परिभाषित यानी कंसिस्टेंटली डिफाइंड हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भैया कि युक्ति संगत परिभाषित का मतलब क्या होता है ना। अगर मान लो, है ना, A की प्रायिकता, घटना A की प्रायिकता PA है ना, और घटना B की प्रायिकता PB है, तो ये कब युक्ति संगत परिभाषित होंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, इनके युक्ति संगत, है ना, इसको देख लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, युक्ति संगत परिभाषित होने के लिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन हमको पता होनी चाहिए और इसका मतलब ही क्या है, ये युक्ति संगत परिभाषित का मतलब क्या है, क्या ये कोई नई चीज़ है, नहीं सर। इसका कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी वैसी वैसी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी का नियम का किसी उल्लंघन नहीं होगा, है ना। P और PB की वैल्यू क्या क्या हो कि इनके, ठीक है, इनके जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हर जगह डिफाइंड रहे, कोई दिक्कत ना आए, कहीं कहीं किसी नियम का उल्लंघन ना हो जाए। तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है सर, जैसे देखो, है ना, जैसे देखो आपको पता है भाई कि जो PA है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी, और जो PB है सर, है ना, और जो PB है, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी भाई इसी रेंज में रहती है ना, ये भी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी। आप कहोगे ये तो हमें पता है ना, यहाँ पे हम एक्जियोमेट्रिक अप्रोच नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा था उसमें भी पहले लाइन कुछ ऐसी थी, है ना। अभी मैं बताना जो चाहता हूँ ये देखो, ठीक है, देखो इतनी बात तो सबको पता होती है, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ी करता भी नहीं है, वो जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं सर वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी की नेगेटिव दे रहे हैं, 1 से बड़ी दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो बच्चों को डायरेक्ट दिख जाएगा। तो फिर चेक कहाँ पे करना होता है, देखो क्वेश्चन का मेन पार्ट यहाँ से चालू हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर A और B दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी A और B के इंटरसेक्शन की,
यानी सर्वनिष्ठ की हमेशा या तो छोटी होगी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और ऐसे ही ये हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अभी यूनियन के बारे में बात करेंगे, पहले इस नियम को समझो ऐसा क्यों आया। क्या ये कोई नई बात है? क्या नहीं है सर, ये कोई नई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? देखो, अगर आप थोड़ा सा भी वेन डायग्राम के बारे में जानते हो तो आपने चैप्टर नंबर 1 में वेन डायग्राम बनाया होगा, है ना। अभी मैं आपको समुच्चय के हिसाब से ही समझा देता हूँ, अभी प्रोबेबिलिटी में हम आते ही नहीं है ना, समुच्चय में ही समझो, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं करते अभी हम। कि मान लो ये पीला वाला जो भी सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये हरा वाला, ठीक है, ये पीला वाला ए को रिप्रेजेंट करता है और ये हरा वाला बी को रिप्रेजेंट करता है, मान लो सर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये, ठीक है, अगर ये बी है और ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो ये बी में भी आ रहा है ना, और अगर ये ए है तो यही हिस्सा ए में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वो हिस्सा है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या कभी ए से बड़ा हो सकता है क्या? मैं बराबर और छोटे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बड़े की पूछ रहा हूँ। क्या ए इंटरसेक्शन बी कभी भी ए से बड़ा हो सकता है? नहीं। ए का इंटरसेक्शन जिसके साथ भी लोगे, इंटरसेक्शन वाला एरिया मैक्स टू मैक्स ए तक हो सकता है। कैसे सर? कि मान लो ये बी है, उसके अंदर ही ए हो, तो इंटरसेक्शन फिर इतना होगा। तो इसका मतलब है कि ए के बराबर, है ना, अगर बी के अंदर ही ए आ गया तो चलो ठीक है, इंटरसेक्शन ए के बराबर तक भी आ सकता है, लेकिन क्या कभी ए से बड़ा हो जाएगा? नहीं। किसी भी चीज़ का आप इंटरसेक्शन किसी भी चीज़ के साथ ले लो, जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ है वो किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो इसलिए मैंने कहा इंटरसेक्शन ए और बी का अगर मैं प्रोबेबिलिटी ना हटा देखूं तब भी इंटरसेक्शन वाले एरिया की बात करते हैं, चलो थोड़ा समझने के लिए, तो इसका एरिया उसके एरिया से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, छोटा रहेगा या बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी में भी जैसे एरिया की बात कर रहे हैं वैसे प्रोबेबिलिटी की बात कर लो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही अगर मैं यूनियन की बात करूँ सर, यही नहीं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अगर मैं यूनियन की बात करूँगा ना तो देखो यूनियन में क्या हो जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब यूनियन की अगर मैं बात करूँगा ना सर, तो यूनियन में आप जानते हो भैया कि भाई यूनियन का मतलब होता है किसी में भी आ जाए, है ना, चाहे ये वाला हिस्सा देख लो आप, ठीक है, और चाहे ये हरे वाला हिस्सा देख लो, मतलब वो हिस्सा जो किसी एक के पास है या दोनों के ही पास है, सब मिला के क्या बन रहा है ना, तो सब मिला के ये चीज़ें बन रही हैं, है ना, तो ये यूनियन में आता है ना, सब मिला के देखो ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो ये यूनियन में आता है ना, ये यूनियन में आता है, यूनियन में सब आ जाएगा भाई, सब जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सब यूनियन में आ जाएगा, सब यूनियन में आ जाएगा, ये यूनियन है इनका। अब मुझे बताओ कि जो ए यूनियन बी है क्या वो कभी भी ए से छोटा हो सकता है क्या? ए यूनियन बी कभी भी ए से छोटा हो सकता है क्या? नहीं होगा सर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगती है, अगर मैं यूनियन की बात करूँ, कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अगर होगी तो कभी भी, है ना, आप उसको देख लो, या तो वो ज़्यादा होगी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, छोटी कभी नहीं हो सकती। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए और बी की जो होगी, ए यूनियन बी की जो होगी, वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी, यानी ए से भी बड़ी होगी बी से भी बड़ी होगी, मैक्स टू मैक्स, मतलब मिनिमम टू मिनिमम बराबर हो सकती है, नहीं तो बड़ी ही होगी। समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, अगर ये चीज़ें हैं तो मतलब क्या वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, नहीं तो नहीं है, ये होता है कहने का मतलब, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है 0.5, और इंटरसेक्शन देखो पहले सीधा इंटरसेक्शन में कितना है 0.6। अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि चलो ठीक है 0.6 वहाँ पे से मिल गया मुझे और 0.5 यहाँ से मिल गया मुझे बताना जरा इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा देखोगे ये है, इनमें से बड़ा ये है, तो ये किसकी वैल्यू है सर? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बड़ी आ रही है, और ये क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू। हम बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, अरे हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यह संभव नहीं है, हम क्या बोलेंगे? यह संभव नहीं है क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी
बड़ा हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ठीक है, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है सर, या तो छोटा रहे या बराबर आ जाए, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, समझ रहे हो, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा कोई बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहला पार्ट जो था ये युक्ति संगत तो नहीं है ना, युक्ति संगत परिभाषित नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, युक्ति संगत परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। अब आपको बात समझ में आई क्यों नहीं है? ठीक है, इंटरसेक्शन कभी बड़ा नहीं हो सकता और यूनियन कभी छोटा नहीं हो सकता, याद रखना, किसी से भी, चाहे ए से चाहे बी से। अभी इस पे ही मिल गया तो हम इसको चेक ही नहीं कर रहे, अब खैर ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट में आप बताओ क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सेकंड पार्ट में अपन क्या करने वाले हैं। सेकंड पार्ट जो है इसमें अगर हम देखें तो मुझे ए पता है, बी पता है, ए यूनियन पता है, तो यूनियन को चेक कर लोगे, ठीक है, यूनियन देखो इससे भी बड़ा है उससे बड़ा, ठीक है। इंटरसेक्शन वैसे अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर यूनियन में ठीक आ रहा है तो ठीक होगा ही, बट अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू निकाल ही लो भाई। अगर आपको तसल्ली, मतलब आपको दोनों रूल याद नहीं रखने, ऐसे भी कर सकते हो भाई। छोटे बड़े में कन्फ्यूज होती है, कहाँ पे छोटा लगना था कहाँ बड़ा लगना था, बच्चा कन्फ्यूज जाता है। तो इसलिए आप एक ही नियम याद रखो, इसको रखो ही मत याद, हमेशा आप इंटरसेक्शन निकाल लेना और इंटरसेक्शन चेक करना, अगर आपको दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना है ना। बाकी वेन डायग्राम से समझ में आ ही जाएगा। मान लो किसी ने एक ही रखा तो वो क्या कहेगा कि यार ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर, दूसरे केस की बात कर रहे हैं, 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर, 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है सर, 0.8। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो 5 4 9 है ना, 0.9 माइनस 0.8 यानी 0.1 यानी 0.1 आ गया। अब आप देख लो यार, है ना, 0.1 जो है ना, वो पी ए से भी छोटा है, पी बी से भी छोटा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, छोटी या बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। हाँ, बराबर भी नहीं है खैर, है ना, तो यहाँ तो पक्का पता है कि छोटा ही है, हालांकि बराबर होगा तब भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बी से भी छोटा होना चाहिए, यानी कि ये छोटा है। अच्छा, ए लिख दिया उधर, बी लिख दिया उधर, ए लिख दिया यार, है ना, ए और बी दोनों से ही छोटा है इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर ए और बी का इंटरसेक्शन है तो ना तो ए से बड़ा हो सकता है ना बी से बड़ा हो सकता, या तो छोटा रहे या बराबर आ जाए तो ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे बराबर लिख सकते हो, है ना, और की कंडीशन में, बट इस केस में भी दिख रहा है वो छोटा ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ ये डिफाइंड है युक्ति संगत, हाँ ये डिफाइंड है युक्ति संगत सेकंड पार्ट में। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में अगर आ गई है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों को चेक नहीं करना होता है, एक चेक करोगे दूसरा अपने आप से हो जाएगा। यूनियन कर दोगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन करोगे यूनियन, क्योंकि ये दो एक दूसरे से लिंक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वाला ग्रीन वाला हिस्से से चेक करके दिखाया होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है जी, आवाज़ वाली करी थी कि नहीं भाई, मैं कोई भूल भी गया। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो यहाँ पे आ जाओ, निम्नलिखित सारणी को, अरे ये तो आसान है यार, है ना। अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एक ही फॉर्मूला कोई से आप पकड़ लो, यूनियन का या फिर इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी में जो आपने पढ़ा हुआ है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, पहले मैं यूनियन निकालना, चलो यही करते हैं हर बार। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर यहाँ यूनियन आ रहे तो वहाँ इंटरसेक्शन आता है, बस इतना याद रखना है। जैसे हमने सेट में पढ़ा था वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो ए यूनियन बी नहीं पता सर, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जो नहीं पता उसके नीचे वही उतार देना। तो ए यूनियन बी आ गया, है ना। ए की कितनी है सर, 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है सर, 1/5 है। इनके इंटरसेक्शन की कितनी है, 1/15 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8/15 माइनस 1/15 यानी 7/15 आ गया सीधा यार। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना, बात समझ में आ गई, 7/15 आ गया, है ना, यहीं लिख दे रहा हूँ। अब अगर मैं आगे देखूँ सर, ठीक है, अब अगर मैं आगे देखूँ, ठीक है, तो इसको ना थोड़ा जगह बना लूँ क्या, ताकि बाद में काम आ जाएगा स्पेस, है ना, ये स्पेस बाद में काम आ जाएगा अपने। देखो रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, चलो इसको ऐसे रहते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की अब बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है सर, सेकंड पार्ट में क्या बोला है,
सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, पी भी निकालो, हम वही करेंगे, ए की फॉर्मूला लगाओ हर बार, है ना, पी ए यूनियन बी। क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखो इस केस में, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, कितना है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर इस केस में 0.35। 0.35 मत पढ़ना, वो तरीका गलत होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पी बी, रीजन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ क्यों गलत होता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.25। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ सर, है ना, इनको अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 0.10 या 0.1 बचेगा, 0.2 लगो 0.5, यानी पी भी आ गया 0.5, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.5। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से मिल गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, है ना, यहाँ से मिल गया था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था सर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है सर, थर्ड पार्ट में है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, है ना। पी ए यूनियन बी का फॉर्म लगा दो या फिर इंटरसेक्शन का ही लगा दो यार, सीधा सीधा, मतलब इधर इंटरसेक्शन है उधर यूनियन चल जाएगा, और क्या, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यूनियन आ जाएगा, क्योंकि उधर हमने इंटरसेक्शन लिख दिया। तो यहाँ से कितना, पी ए कितना है 0.5, पी बी कितना है 0.35 माइनस इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, है ना, यूनियन लिखा है 0.7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है सर 0.15, है ना, कितना आ जाएगा 0.15, 0.15। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये भी आसान था, नकली सा सवाल था भाई, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें ना ऐसा। चलो अब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से, फिर आगे बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है सर, सर्वनिष्ठ है, वो एक रिक्त समुच्चय आता है ना। और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रायिकता की बात करूँ ए और ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो आती है 0, है ना, याद रहे, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट और प्रायिकता 0, ठीक है। अब जैसे इतना हुआ, अब आपको पता है कि पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, पी ए और बी निकालना है ना। तो पी ए और यानी कि या बी, ए या बी क्या हो जाता है, ये होता है, मतलब इसको आप यूनियन ही समझो, ए यूनियन बी वाला ही, है ना। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत जगह देखोगे ना, इतना लंबा चौड़ा करके दिखाएंगे भी नहीं, वो कहेंगे अगर अपवर्जी है तो इसको हटा दो सीधा, मतलब अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए या बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में बी, वो इसीलिए होती है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जा रही है, तो 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/5, तो टोटल कितना हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर हो गई बात। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये यूनियन की तरह ही ट्रीट करोगे या को, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो, फिर आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले कि मैं आगे के क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा सर, है ना, कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार काम आएंगे आपके, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ जो आपने पढ़ा था ना पहले, तो उसे याद कर लो, है ना। आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि भैया पहले चैप्टर में, है ना, वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भले ही ना पढ़ाओ, है ना, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, खैर ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख नहीं रहा, अभी मैं बता रहा हूँ आपने क्या पढ़ा था। आपने वहाँ पढ़ा था कि जैसे अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लो ई और एफ है, अगर यहाँ पर अलग अलग नहीं लगा हुआ है, नोट, इसको बोलते हैं नोट या नहीं, और यहाँ पे यूनियन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई
और एफ का इकट्ठे लगा दो ऐसे ब्रैकेट में, नॉट। बस फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क आएगा इसको चेंज कर दोगे। अगर यहाँ पे यूनियन था तो वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो वहाँ यूनियन आ जाता। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। अगर यहाँ पे ऐसे होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे आ जाता। यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यहाँ यूनियन आ जाता। अब ये इकट्ठा बाहर ब्रैकेट के ऐसे लग जाता। यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बस प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज़ काम करती है जो हमने समझ में पढ़ा था, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, वही है। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना। ऐसे क्यों करना है, आपको याद रखना है कि जब ये इकट्ठे ऐसे लगा हुआ हो, मतलब ब्रैकेट के बाहर, तब ये कैलकुलेट करना आसान है दोनों सेम ही चीज़, बट ये आसान पड़ जाता है। इससे ये आसान पड़ जाता है। क्यों आसान पड़ जाता है, उसका कारण समझ लो। आसान इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होता है 1 माइनस उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, ये नोट लगा हुआ है, बराबर होता है 1 माइनस उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। आगे हम जितने क्वेश्चन करेंगे लगभग ज़्यादातर में यूज़ हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट, और वहाँ मुझे एक एक करके एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब जो रूल्स है ना, इनको अगर आपने सच्चे दिमाग में बिठा दिया, फिर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं कहूँगा देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो पहले उसको इकट्ठे वाले में कन्वर्ट कर लेना, है ना। इकट्ठे वाले में जब कन्वर्ट करोगे, है ना, ये फॉर्मूला भी याद रखना। अगर इकट्ठे वाले में जब कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि एक साथ जब उसका ऐसा डैश लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि इसका मतलब ये भी तो है कि अगर प्रोबेबिलिटी ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ई डैश यूनियन एफ डैश आपसे पूछ लिया है, तो इसका मतलब है आप लिख पाओगे उसको, आप उसको लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, इकट्ठे हमने डैश लगा दिया, इकट्ठे डैश लगाए तो हो गया ई, और यहाँ पे आया एफ, यूनियन था तो इंटरसेक्शन आ गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखो, किसी के ऊपर डैश लगाए तो मतलब वही चीज़ माइनस में चली जाती है ना, यानी कि इसके इंटरसेक्शन के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस इस चीज़ के इंटरसेक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी। बस हम ये कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी ना हटा दो, बस 1 माइनस कर दो इस चीज़ के, है ना। इस पूरे को समझो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ए लिखा होता तो इस पूरे की जगह आप ए सोच लो, तो ये वही वाला फॉर्मूला तो बन रहा है ना। अब आप कहोगे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो इसके पीछे, तो हमें पता है भैया, पता होगा, बट जब क्वेश्चन के बीच में कॉन्सेप्ट आता है ना, फिर आप सोचते हो कि यार वो वाली चीज़ बड़ी कठिन आ गई थी। जैसे इसका ये वाला पार्ट, ये वाला जब पार्ट आएगा ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, आराम से हो जाएगा, आपको डर ही नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे पार्ट से। लास्ट में जो एनसीसी वाला पार्ट है ना, एनएसएस एनसीसी ऐसे कुछ करके, है ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुन लेना, ये कॉन्सेप्ट अच्छा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है सर, है ना, ये कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 स्टार मार्क कर लो भाई। सेट्स वाले क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 में थे, अब है ना, और ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में बहुत जगह लगता है ये। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, कह रहा है ई और एफ घटना इस प्रकार है कि पी 1/4 है। ठीक है सर, पी जितना बोला इन्होंने हमने मान लिया कि ठीक है ये 1/4 है ना। और पी एफ जो है, पी एफ जो है प्रोबेबिलिटी एफ की, वो कितनी है, 1/2 है। हमने कहा ठीक है भाई, क्यों बहस करनी। ई और एफ 1/8 है, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ई और एफ कितनी है, 1/8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 है, ये मतलब होता है ना। यानी कि जहाँ भी आपको और दिखेगा मतलब इंटरसेक्शन, और जहाँ पे या दिखेगा वहाँ पे यूनियन, ये भी याद रखना है आपको, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लेना सर, कि जहाँ जहाँ पे और लिखा है मैं डायरेक्टली भी इंटरसेक्शन लिख दूंगा और उतारूंगा भी नहीं, या तो मैंने उतार के दिखा भी दिया। इस चीज़ को याद रखना, क्लियर हो गई बात। और जहाँ जहाँ पे वा लिखा होगा उसका मतलब हो जाएगा यूनियन। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना यार। अब जरा देखो, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ई या एफ निकालो, है ना। तो पहले केस की अगर मैं बात करूँ तो पहले केस में क्या बोला इसने, कहा ठीक है चलो यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, यहीं करते, है ना। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ई या एफ निकालो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ई या एफ मतलब क्या हो गया, ई और एफ, जो कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन है। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि ये जो या है ना, इसको मैं सीधा सीधा भी रिप्लेस कर सकता हूँ यूनियन से। ठीक है,
क्लियर होगी बात, हालांकि अभी मैं लिख के रहने दे रहा हूँ। अब देखो, अब ये मुझे निकालना था, यानी प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, या ई या एफ भी रहने दो चलेगा। ई कितना है 1/4, एफ का कितना है सर 1/2, इनका इंटरसेक्शन कितना है 1/8। तो ये इतने को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी कि ठीक है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, एलसीएम वैसे 4 ही आएगा, बट मैं जानबूझ के क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका अपना रहा हूँ। 2 एकम 2 और 4 6/8 में से एक गया 7/8, है ना, वो 5/8 सॉरी, ठीक है, यानी 5/8, क्योंकि बाद में तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब आप कहोगे ठीक है सर, इतना तो हमें क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इतना, है ना, इतना तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बताओ। मैं कहूँगा देखो अब आगे क्या है ना सर, कि हमें निकालना है सेकंड पार्ट में, देखो हमें निकालना है पी ई नहीं और एफ नहीं, यही निकालना है ना। मैंने कहा किसी भी चीज़ का नहीं का मतलब डैश लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ यार जगह दिख नहीं रही है, थोड़ी जगह बना लूँ, 1 मिनट रुक जाना भाई, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, है ना, फिर नहीं तो मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता है यार, बार बार फिर इसे जाओ। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, जो माइनस वाली चीज़ है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस, समझ जाना है ना, ये पी प्लस पी एफ माइनस दिस। अब जगह बन गई भैंस की, अब यहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई नहीं एफ नहीं, और बीच में और है ये आ गया, याद रहे। मैं यहाँ पे आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो पीडीएफ पढ़ने में, इसलिए मैं कर देता हूँ। ई नहीं का मतलब होता है ई नॉट, एफ नहीं का मतलब हो जाएगा एफ नॉट, और ये जो और लिखा है इसके लिए आ जाएगा इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये देखो ये कहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, जब एक साथ ब्रैकेट के बाहर डैश लगा हो वो तरीका आसान पड़ता है, ऐसे करने जाओगे फंस जाओगे। तो मतलब क्या करोगे, इसको उसमें कन्वर्ट करना, तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, है ना, क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि आपको करना क्या है, इकट्ठे डैश लगा देना है, इकट्ठे, यहाँ पे अलग अलग ना लगे, जब इकट्ठा लगाओगे तो इस निशान को बदल देना है, यानी ई अपनी जगह रहेगा, एफ अपनी जगह रहेगा, निशान इंटरसेक्शन से यूनियन में बदल जाएगा। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं कहूँगा इससे फ़ायदा क्या होगा, जब इकट्ठे लगा हो, है ना, जब इकट्ठे लगा हो, जैसे ए के ऊपर लगा हुआ है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और इसी तरह से देखो इसके ऊपर इकट्ठा लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 माइनस में दिस, है ना। अगर वो इंटरसेक्शन पे लगा तो इंटरसेक्शन, यूनियन पे लगा तो यूनियन, जो भी है, तो है ना। तो यहाँ पे तो खैर यूनियन वाला है, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं यार, 1 माइनस दिस ही करना बस, अंदर वाला, यानी कि ई यूनियन है बस। अब आप कहोगे अरे भाई यार ये तो बड़ा आसान हो गया कॉन्सेप्ट, अगर हमने सीख लिया तो। ई यूनियन एफ कितना आया था सर, है ना, यहाँ पे करा नहीं क्या सही से, अच्छा ठीक है, मिसप्रिंट हो गया इधर होगा। तो ई यूनियन एफ कितना है 5/8, तो 1 माइनस 5/8। ऐसे भी कह सकते हो यार कि ये कितना हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8, 8 एकम 8 में से 5 गया। तो देखो ना सेकंड पार्ट भी कितना ईजी था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बस आपको ना बस ये जो तरीका है ना अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आसान, जो टेढ़े बनाएंगे ना इसमें वो इसी कॉन्सेप्ट बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन टेढ़े बनते हैं, ये नहीं वो हो जाए, ढींग का फलाना भैंस क्या, है ना, वो ज़्यादा इससे बन जाता है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जो क्वेश्चन नंबर 16 है जरा देखना, है ना, इसमें भी देखो वैसा ही कुछ आ गया। मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादातर क्वेश्चन में आएगा भाई, जो मैंने आपको बताया ना वो तरीका, है ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट, है ना, वो आपके चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ था, वहीं से डी मॉर्गन लॉ जो था, ठीक है, बस उसी का इस्तेमाल आपको करना है। तो रिवाइज करा दिया मैंने एक तरह से, बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, है ना, तीर नहीं मारा बहुत बड़ा, बस उस चीज़ को रिवाइज करा दिया है। और ये बोला है कि देखो ये ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। कह रहे घटनाएं ई और एफ इस प्रकार है कि पी नहीं या पी एफ नहीं, इतना है, बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है कि नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से लिखता ही हूँ, है ना, पूरा अच्छे से लिखता ही हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पर ई नहीं, है ना, ई, है ना, ऐसे मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, पहले मैं डायरेक्ट भी हालांकि उतार सकता हूँ, या एफ नहीं। अच्छा बहुत सारे बच्चों की किताब में ना या की जगह और प्रिंट हो गया है इसमें, तो नहीं है वो सही, है ना, या आएगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि और कुछ दिया नहीं हुआ ये रहा। तो अब मुझे पहले बताओ, पी ई नहीं का मतलब यही होगा ना भाई, ई डैश, या का मतलब मैंने कहा यूनियन, एफ नहीं का मतलब ये होगा ना एफ डैश, बराबर कितना है 0.25, यहीं पे रुक जाओ। अब मैं आपसे बोलूँगा कि परस्पर अपवर्जी है या नहीं, कैसे पता लगेगा कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखोगे, अगर एक एम्प्टी सेट आया, है ना, तो ये परस्पर अपवर्जी है। अब क्योंकि हम समुच्चय में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रायिकता में बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, है ना। समुच्चय के केस में देखेंगे तो एम्प्टी सेट, प्रायिकता में देखेंगे तो 0। अगर 0 आ गया तो है, अगर 0 नहीं आया तो अपवर्जी नहीं है,
सीधी सी बात है। यानी कि मुझे इंटरसेक्शन में इंटरेस्ट है, इसमें नहीं। और वैसे भी अगर मैं देखूं तो मैंने कहा यार जब ये अलग अलग होते हैं ना तो सोल्व करना बड़ा दिक्कत देता है। आप क्या करना एक साथ ऐसे डैश लगा लेना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई और एफ जो थे उनके बीच में निशान यूनियन वाला चेंज होकर इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा, और बराबर कितना है 0.25। और मैंने कहा कि अगर किसी के ऊपर इकट्ठा डैश लगा हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हो 1 माइनस डैश हटा दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये भी मैंने आपको अभी बताया था, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। बहुत सीधी सी बात है। ये जो भी चीज़ है इसको एक चीज़ समझो, या इसको भी एक घटना समझो। इस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ है ना, जो इसको इधर लाओगे 0.75, इसको उधर ले जाओगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0.75, है ना, चाहे घटा उठा के देख लेना। तो क्या ये 0 आ गई प्रोबेबिलिटी? हम बोलेंगे नहीं सर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है तो अपवर्जी नहीं है। इसका मतलब अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है, बस ये लिख देना। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो 16वां भी हो गया। अब बात कर लेते हैं 17वें की। 17वें में क्या कह रहा है कि भैया देखो ए और बी इस प्रकार है कि ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए और बी यानी इंटरसेक्शन की भी दे रखी है। हमें ए नहीं निकालनी है, बी नहीं निकालनी है, ए। ये तो नकली सवाल है यार, ये तो भैंस के बहुत ही नकली सवाल है ना। तो मैं सीधा सीधा आंकड़े फाकड़े उतारूँ क्या? चलो यार उतार ही लेता हूँ। पी ए कितना दिया गया है 0.42, है ना, और पी बी कितना दिया गया है साहब, पी बी कितना दिया गया है 0.48, है ना, और पी ए और बी, है ना, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और जहाँ पे लिख जाए इंटरसेक्शन लगा देना, समझ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 0.16। हमसे क्या बोला गया है, पी ए नहीं की निकालो पहले। ठीक है भैया, तो बस देखो ना यार, अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए नहीं, चाहो तो आप डैश भी लगा देना, अब मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.42, 0.42। तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 0.58। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गया ए नहीं को आप बार बार नहीं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ए नोट लगा दो यार, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हो गई। टाइम बचाओ जहाँ जहाँ बचा सकते हो। पहला हो गया। दूसरे में क्या बोला गया है, पी बी नहीं, है ना। अब दूसरे में सीधा मैं ऐसे लिखूंगा, पी बी नहीं को नहीं फाई नहीं लिख रहा मैं, समझ जाना, पी नॉट। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस पी बी, है ना, 1 माइनस पी बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी कितना है सर 0.48, 0.48 मतलब कितना आ जाएगा सर 0.52, कितना आ जाएगा 0.52, है ना। ये भी हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूँ सर, तीसरे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, पी ए या बी। तो समझ जाओ पी ए या बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी वाला ही केस चल रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? कैमरे में आ रहा है क्या यहाँ तक? हाँ ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इधर कर ही देता हूँ मैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए की कितनी थी 0.42, बी की कितनी थी 0.48, ए इंटरसेक्शन बी की कितनी आई है 0.16, 0.16। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.74, है ना, 0.74। ठीक है, ये आ गया अपने पास। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, है ना, एम फॉर मैथ्स यानी गणित। ठीक है, तो अगर मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 40% का मतलब क्या होता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 40 मैथ्स के फेवर में है ना, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 40/100। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं, है ना, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे बी से दिखा दिया, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, है ना। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की घटना जो है वो बी से दिखा रहे हैं, है ना। खैर छोड़ो, इतना कितना है ये 30% यानी कि 30/100, बी फॉर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान।
आगे क्या कह रहा है, 10% विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर मैं प्रायिकता निकालूं, गणित यानी कि मैथ्स है ना, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ना, मैथ्स और बायोलॉजी, यानी कि इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो ये कितना है, 10%, यानी कि 10/100। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि कक्षा का एक विद्यार्थी अगर यादृच्छिक चुना जाए, है ना, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रायिकता गणित या जीव विज्ञान कितना हो जाएगा, प्रायिकता गणित में यानी मैथ्स में, प्लस में प्रायिकता बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, माइनस में प्रायिकता, यहाँ पे अगर या है तो वहाँ पे और वाला आएगा, यानी कि मैथ्स और, है ना, यानी कि इंटरसेक्शन, और क्या है दूसरा बायोलॉजी। ठीक है, तो मैथ्स में कितने हैं सर, 40/100। इसकी प्रायिकता कितनी है, 30/100, और इसकी प्रायिकता कितनी है, 10/100। तो 40 30 70 में से 10 गया, 60/100, है ना। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0.6, यानी कि 0.6। ये आ गई प्रायिकता। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखो, है ना। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों यानी 2 टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है ना। यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी को पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.95 है। दोनों परीक्षणों में को उत्तीर्ण करने की क्या प्रायिकता है, ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, आप लिख लेना, माना ए व बी पहले और दूसरे टेस्ट में पास होने को दर्शाते हैं। तो मैं सीधा सीधा ए और बी यूज़ कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है यार, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि पहले टेस्ट में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी है, वो है 0.8, है ना, कितनी है, 0.8। और दूसरे परीक्षण में या दूसरे टेस्ट में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको मैं बी से दिखा रहा हूँ, है ना, ये आप लिख लेना। तो दूसरे में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है, 0.7। आगे क्या कह रहा है, दोनों में से कम एक में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ए व बी में कम से कम एक में, कम से कम एक में उत्तीर्ण, ये है 0.95। जरा मेरी बात ध्यान सुनना आप, जो मैं बोलने वाला हूँ। जब कम से कम एक में बोला जाता है तो इसका मतलब भी वही होता है, क्या, इनका यूनियन, ए यूनियन बी। कितना दिया गया है, 0.95। अब अगर जिन बच्चों को समझ में ये बात नहीं आई कि सर कम से कम एक का मतलब भी यूनियन कैसे हो गया ए और बी का, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं वेन डायग्राम समझाऊँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो ये ए है, ये ए को दर्शाता है, और इसी तरह से समझो कि ये बी को दर्शाता है ना। अब देखो यूनियन का क्या मतलब होता है सर, यूनियन का मतलब यही तो है, ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यूनियन का मतलब यही तो है कि या तो वो सिर्फ ए में पास हुआ हो, या वो सिर्फ वो बी में पास हुआ हो, या दोनों में भी हो गया होगा तो कम से कम एक में तो हुआ है, दोनों में भी हो गया तो कम से कम एक में तो हुआ है इंटरसेक्शन। अब ये सारा हिस्सा क्या बनता है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक, है ना। अगर आप ऐसे समझना चाहो तो इस बात को भी कहीं नोट करके लिख लेना कि जब भी कम से कम एक बोला जाए तो उसको यूनियन बोलना है। समझ में आ गई बात, है ना। मैं यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ आपके लिए, आप इसको अलग से लिखना कहीं, है ना। मैं बस ना इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कम से कम एक जब बोला जाएगा ना, कम से कम एक बोला जाए जब, ठीक है, तो इसको समझना आप, है ना। इसको जो ये कलर ना, ये रफ वर्क है सर, इस कलर से लिख रहा हूँ, इसको आप समझना कि यहाँ पे यूनियन की बात की जा रही है। यूनियन समझते हो ना भाई, यूनियन यानी सम्मेलन, यूनियन यानी सम्मेलन, सम्मेलन की बात की जा रही है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, कम से कम एक की बात की जाए तो इसको अपने नोट्स में लिखते रहना, ऐसे नई नई चीज़ें बार बार आपको परेशान नहीं करेंगी, है ना। तो जो चीज़ नई सीखने को मिले उसको ऐसे नोट कर लिया करो यार, ठीक है।
अच्छा ये हो गया। अगला कह रहा है दोनों परीक्षणों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, है ना। तो हम प्रायिकता निकालेंगे दोनों में उत्तीर्ण, है ना, दोनों में उत्तीर्ण। ठीक है, जब दोनों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता पूछे रहे हैं, दोनों में उत्तीर्ण, तो इसका मतलब होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो जब दोनों में पूछा जाए, यहाँ पर ये बोल लिख देता हूँ, जब दोनों में ही पूछा जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी कि सार्वनिष्ठ। ठीक है, तो अब ये दोनों में कैसे निकालोगे सर, भाई ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ए का निकाल दिया, या ए की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, बी की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे ए यूनियन बी। यहाँ तक बात समझ आ रही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए बी और ए यूनियन बी। तो यहाँ से ए की कितनी है 0.8 और बी की कितनी है 0.7, और इंटरसेक्शन कितना आया इनका, सॉरी यूनियन कितना है, ये रहा ए यूनियन बी कितना है, हमें दिया गया है 0.95, है ना। तो 0.95, इनको जोड़ो तो 8 और 7 15, यानी कि 0.55, 0.55। ये हो गया दोनों में उत्तीर्ण की प्रायिकता। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये जो अलग कलर से लिखा है ना, ये पिंक जो है, ये रफ वर्क है, मतलब नोट वाला वर्क है ना। इसको क्वेश्चन में मत लिखना, ये आप अलग से कहीं नोट बना लेना कि जब भी दोनों बोला जाए, सब में बोला जाए, तो वो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वहाँ पे। ठीक है, और कम से कम एक में बोला जाए तो यूनियन का मतलब होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो अगला सवाल है ना, बहुत ही नकली सा है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि भाई एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे प्रायिकता, देखो यहाँ पे आप याद रखना यार, मैं अब इसे मेंशन नहीं कर रहा, आप समझ जाना। मैं अंग्रेजी यानी ई फॉर इंग्लिश, और क्या है हिंदी यानी एच फॉर हिंदी, ऐसे लिख के चल रहा हूँ, समझ जाना, है ना। तो इंग्लिश हिंदी दोनों का मतलब आता है और, यानी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रायिकता कितनी है दोनों में पास होने की, 0.5। ठीक है, और क्या कर रहा है, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता 0.1 है। दोनों में से कोई भी विषय भी उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता, ध्यान से देखो, यानी कि प्रायिकता, यानी कि वो इंग्लिश भी पास नहीं हुआ, हिंदी भी पास नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ, यानी इंटरसेक्शन। फिर से समझ लो, है ना, दोनों में से कोई भी नहीं। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या बात करने वाला हूँ इस स्टेटमेंट की। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दोनों, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता इतनी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ना, पहली बात है कि वो ना तो इंग्लिश पास हो रहा ना हिंदी पास हो रहा, दोनों घटना एक साथ घट रही हैं, और आ रहा है हिंदी में और, यानी कि इंटरसेक्शन आएगा। पास नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है सर, पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ई नोट, अगर पीई दिखाता है इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो ई नोट क्या दिखाएगा, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पर एच नोट क्या दिखा रहा है, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी हिंदी में। तो दोनों में ही पास ना होने की प्रायिकता 0.1 है सर, दोनों में ही पास ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.1 है सर। आगे कह रहा है यदि अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो, यदि अंग्रेजी में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, यदि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ठीक है, में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75, ठीक है, 0.75 हो, तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की मतलब क्या होगा, यानी कि हमसे ये पूछा है। मैं कहूँगा कि देखो, मैंने ना मास्टर स्टेप पहले ही चल दिया था, मैंने आपको कहा था ये चीज़ आपको मिलेगी, अगर आप ये लगातार अब तक यहाँ पे लेक्चर देखते हुए आए हो, स्किप करके नहीं आए, तो मैंने कहा था ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और इसका मास्टर प्लान मैंने आपको बताया था कि हमें चैप्टर नंबर 1 का सहारा लेना है, जहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार अलग अलग करना ना बड़ा कठिन होता है, तो एक काम करते हैं सर, एक साथ अगर डैश होता ना तो बड़ा मजा आ जाता। तो उसके लिए मैं बोलूँगा भैया डी मॉर्गन्स का सहारा ले लो, भले वो समुच्चय में था, प्रोबेबिलिटी में भी काम करता है, यूनियन आ जाएगा इंटरसेक्शन की जगह, बस इतना चेंज होगा, तो ये एक साथ आ जाएगा। और ये कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो। अब मैंने कहा था किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर है तो होता है 1 माइनस उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको भी एक चीज़ ही समझो, एक घटना समझो, चीज़ मतलब घटना है, ठीक है, किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, उसी घटना की। ठीक है, तो ये आ गया 0.1, है ना,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आप यूँ कह लो कि इसको, है ना, इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ, ठीक है, तो है ना ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एच, और 0.1 को इधर ले आऊँ तो 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, ये आ जाएगा सर। अब इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ यहाँ पर, है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ यहाँ पर, है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, इस पेन से हरे कलर से या फिर ठीक है येलो से कर लेते हैं। तो इसका यही तो मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एच बराबर है 0.9। अब ई यूनियन एच में आप देख लो यार क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी, है ना, ई और एच का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन, बराबर कितना है 0.9। वैल्यू रख दो बस यार। पी की वैल्यू कितनी है सर, पी है इंग्लिश में 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच तो हमें बताना ही है, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, शुरू बता दिया था 0.5, बराबर कितना है सर 0.9। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना आ जाएगा साहब, है ना, यहाँ से बचेगा 0.25, उधर माइनस में लेके जाओगे तो 25 माइनस कर दोगे तो कितना 0.65 बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते रहना भैया, ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी आखिरी क्वेश्चन है। और अगर ये आपको अब तक कठिन लगता था तो मेरे कराने से पहले से आसान लग गया होगा। क्यों, वही मास्टर स्ट्रोक भाई, कि बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए, उसमें भी वो भी आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, ले लो। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, है ना, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए इसकी। चलो ठीक है, अब ये इसकी बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, माना ठीक है, माना एनसीसी, ठीक है, माना, या फिर यूँ कह लो माना ए एनसीसी चुनने की घटना को दिखाता है। एनसीसी, ठीक है, पहले क्या था, एनसीसी था ना, एनसीसी चुनने की घटना है, ऐसे मान लो, व बी एनएसएस चुनने की घटना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी चुनी है सर, मतलब टोटल विद्यार्थी सैंपल स्पेस में है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस की बात करते हैं, है ना, तो कितने हैं सर, 60 है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ए की, ए का मतलब क्या हो गया सर, एनसीसी जिन्होंने चुनी है, तो ए में 30 बच्चों ने चुना है, कितने में से चुना है सर, 60 में से। नीचे मेरा सैंपल स्पेस यानी कुल तरीके आते हैं, वैसे यहाँ पे कुल नंबर ऑफ पीपल या जो भी बच्चे स्टूडेंट है वो आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि 32 ने एनएसएस चुना था, और मैंने एनएसएस वाली घटना को किससे दिखा दिया, बी से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस वाला यानी कि बी कितना हो जाएगा, 32 बटे में टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 60 लोग हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, पहले में विद्यार्थी प्रायिकता निकालो कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है, तो पहले में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एनसीसी यानी कि ए, या यानी कि और यूनियन भी बोल सकते हो, और बी। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी यानी कि ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, दोनों को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 24 लोगों ने चुना है 60 में से, यानी कि 24 बटे 60, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था 24 ने दोनों को चुना है, तो 24 ने दोनों को चुना है, कितने में से, टोटल बच्चे हैं वो नीचे लिख दो, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 30 बटे 60, यानी कि 1 बटे 2 हो जाएगा। खैर अभी हम काट नहीं रहे, सबके नीचे 60 है, रहने दो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर, 32 बटे 60, कितना है यहाँ पर, 32 बटे में 60, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर, 24 बटे 60,
कितना हो जाएगा 24/60। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 और 2 62 में से 24 घटा दो कितना 38/60, 38/60 है ना। अब ये कट रहा है तो हम काट भी लेंगे, 19/30 आ जाएगा काटोगे तो, है ना। 2 से काट दोगे 19, 2 से काटोगे 30। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई पहला पार्ट कैसे होगा। दूसरे पार्ट में कह रहे विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस को चुना। अब दूसरे पार्ट को जरा ध्यान से देखना, है ना। हमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एनसीसी नहीं चुना, है ना। अब एनसीसी नहीं चुना मतलब एनसीसी को मैं ए से दिखा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, उसने ए भी सेलेक्ट नहीं किया है और एनएसएस यानी कि बी भी सेलेक्ट नहीं किया है, और हिंदी वाला और, ठीक है। एंड फिर से देख लो, फिर से देख लो, विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस को चुना है ना। एनसीसी को मैं ए से दिखा रहा था तो एनसीसी नोट को ए डैश से दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है। एनएसएस को मैं बी से दिखा रहा था तो एनएसएस नोट को मैं बी नोट से दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही नहीं चुने हैं, दोनों घटना एक साथ होती तो इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आ गया। अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे फिर से वही चाल चलेंगे, मतलब क्या कि अगर एक साथ नोट लगा हो तो ज़्यादा आसान रहता है ना। तो उसके लिए फिर यहाँ से ए और बी पे अलग अलग हट जाएगा, और यहाँ अगर इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन आ जाएगा। और इसके लिए आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है 1 माइनस, किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। और क्या ये अपने को पता है, क्या ये अपने को पता है ए या बी? हाँ, ए या बी का मतलब यही तो है यार, ए यूनियन बी, है ना। ए या बी की जगह क्या लिखा दो, ए यूनियन बी, है ना। ये तो अपने को पता है। कितनी आई है सर, 19/30। कितनी आई है, 19/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 19/30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11/30, ठीक है। ये दूसरा पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं तीसरे की। विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना। एनएसएस को चुना है, एनसीसी को नहीं चुना। तीसरे में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एनएसएस, सॉरी एनएसएस है या एनसीसी है, देखना एक बार, ठीक है। हम बोलेंगे एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना, ठीक है। एनएसएस किंतु एनसीसी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एनएसएस किंतु एनसीसी नहीं का मतलब क्या है, देखो एनएसएस को मैं किससे दिखा रहा था, बी से, एनसीसी को किससे दिखा रहा था, ए से, यानी कि ये किंतु वो नहीं, याद आ रहा है क्या है, ये है बी माइनस ए। नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये है बी, ये है ए, अब ये है भैया अपना एनएसएस जिसे मैं बी कह रहा हूँ शॉर्ट में, ये है एनसीसी जिसे हम ए बोल रहे हैं। अब उसने एनएसएस चुना है, जैसे एनएसएस में मान लो ये सब आ गया, लेकिन अगली कंडीशन क्या बोल रही है, अगली कंडीशन कह रही है नहीं एनसीसी नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा हटाओ भाई, ये वाला हिस्सा हटाओ भाई, एनसीसी नहीं होनी चाहिए, तुमने गड़बड़ कर दिया। तो इसका मतलब समझ में आया आपको, इसका मतलब है भैया कि सिर्फ इस हिस्से की बात हो रही है। ये क्या है, ये असलियत में अगर ये पूरा ए है वो पूरा बी है तो ये क्या है, ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, ये है बी माइनस ए, ये क्या चीज़ है, ये बी माइनस ए, ठीक है। अब बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको सिंपल तरीके से ऐसे करते हैं भाई, जो पहले आ रहा है वो लिख दो पी बी माइनस इन दोनों को इंटरसेक्शन, बस। अब ऐसे भी देख सकते हो कि ये पूरा जो पी बी था उसमें से हमने ये वाला हिस्सा ही तो रिमूव कर दिया भाई, ये वाला हिस्सा ही तो रिमूव कर दिया। ये हिस्सा क्या है, ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या है भैंस की आंख, देखो जरा ध्यान से, ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब क्या है कि जो बी माइनस ए वो कैसे आ रहा है, ये पूरा बी निकालोगे उसमें से क्या करोगे, ग्रीन वाला हिस्सा यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे। ये तो समुच्चय की बात करी मैंने, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो बस आगे पी 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 लगा देना भैंस की, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बी बोले तो ये रहा 32/60, ठीक है। ये कितना है 32/60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 24/60, ठीक है, कितना है 24/60, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 24 8 32 होता है 8/60, है ना। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी 2/15,
ठीक है, ये आ गया भाई आपके पास। क्लियर होगी बात? अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, ये था आपका, ये भी जो भी मतलब क्वेश्चन बचे रहते हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी प्रश्नावली समझ में आ गई होंगी। 14.1, 14.2 सभी क्वेश्चंस है ना, जितने भी पिछले 2-3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर मैंने कराया है। अब विविध प्रश्नावली रहती है, वो भी हम कर लेंगे, विविध उदाहरण भी कर लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है आपके लिए जल्दी ही। ठीक है, बस ये सिलेबस कंप्लीट रहने दो, बस 1-2 दिन और। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताया करो यार, नहीं तो आप लोग बताते नहीं हो कि कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो, लाइक करो मत करो आपकी इच्छा भैया, जैसा आपको लगे, आपकी श्रद्धा है, बट कमेंट में बताया जरूर करो कि कैसा लगा आपको लेक्चर। थैंक यू।